नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं हूं नीलेश कुर्मी। दोस्तों, यदि बात करें वर्णमाला के टॉपिक की तो अपन ने स्वर वाला टाइटल कंप्लीट कर लिया था। अपन को अब व्यंजन की ओर चलना है। अब व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, 33। ध्यान से सुन लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब 33 मानी गई है। मान लो ऑप्शन में 33, 34, 35, 36 हो, 4 ऑप्शन आते पेपर में, तो यहाँ पर आपको 33 लगाना है। और यदि ऑप्शन में 35, 36, 37, 38 हो तो ऑप्शन आपको 35 लगाना है, ठीक। और यदि ऑप्शन में 37, 38, 39, 40 हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 37 लगाना, यानी 37 लगाना है, ठीक। ये आपको 3 बात ध्यान रखना। अब व्यंजनों की बात करें यदि, तो व्यंजनों को वर्गीकरण यहाँ पर 6 प्रकार से किया गया है। अब व्यंजन की थोड़ी सी परिभाषा देखें तो वहाँ पर अपन ने स्वर की परिभाषा ये देखी थी कि वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से लिखी एवं बोली जाती हैं, अर्थात बिना किसी सहायता के। तो व्यंजनों की परिभाषा थोड़ी सी यहाँ पर ये हो जाएगी कि वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से लिखी एवं बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन वर्ग कहते हैं, ठीक। इनका क्लासिफिकेशन 6 प्रकार से किया गया है। नंबर 1, संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी व्यंजन की बात करें, संघर्षी व्यंजन भी आएगा इसमें, लेकिन संघर्षी व्यंजन से पहले अपन स्पर्श व्यंजन को डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब स्पर्श व्यंजन आपके सामने ये है, देखें तो अब स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना या टच करना। तो परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो, बस जरा सोचना है। कुल मिला के ऐसा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि मतलब हवा या वायु जीभ के किसी अंग को स्पर्श करे जब कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक। इनकी संख्या 25 मानी गई है। अब 25 कौन कौन सी मानी गई, कौन कौन से होंगे? तो का से लेके माँ तक ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक। अब इनमें जो आखिरी अक्षर रहता है, जैसे का वर्ग का, चा वर्ग का आखिरी अक्षर है तो इन्हें पंचम अक्षर के नाम से जानते हैं, ठीक। जो अगला व्यंजन का प्रकार आता है वो आता है अपने पास अंतस्थ व्यंजन। इसकी परिभाषा की बात जैसे करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु घूमड़कर मतलब घूमकर बाहर निकलती उन्हें अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला, वा, ये आपके पास होते हैं। अब अगला टाइटल आता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा प्रकंपित व्यंजन। मतलब इसकी परिभाषा देखें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के कारण जीभ का मतलब आगे का भाग कंपन करने लगता है या कांपने लगता है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आएगा रा, मतलब रारथ का, ठीक। अगला आता है पार्श्विक व्यंजन। मतलब इसकी परिभाषा देखें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा जीभ के अगल बगल से बाहर निकलकर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जैसे ला। अब आता है पहले अर्धस्वर व्यंजन। इसी के अंतर्गत अर्धस्वर व्यंजन पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या अपनी अपनी कॉपी पे लिख लेना कौन कौन से होते सोच के, क्योंकि अर्धस्वर की बात करें तो लोग जाते हैं अमर आहा की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। अर्धस्वर की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना संघर्ष के बाहर निकलती होने अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, जैसे या, वा, मतलब याज्ञ का और वा भजन किसके अंतर्गत आएगा, ठीक। अगला जो व्यंजन आता है अपने पास वो आता है संघर्षी व्यंजन। अब जैसे इसके अंतर्गत देखें संघर्षी के या ऊष्मी के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, सा, 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 हा। मतलब आप इनका यदि उच्चारण करके देखो तो पहली बात तो प्रोनाउनिकेशन ही करना कठिन है आपके लिए, क्योंकि यदि देखें तो इनका प्रोनाउनिकेशन कर सकते हैं लेकिन अच्छे संगीतकार वगैरह करते हैं, जैसे लता मंगेशकर वगैरह इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो हम बात करें तो इन्हें बोलने में अपने क्या लगा? संघर्ष लगा कि नहीं लगा? जब संघर्ष लगा तो ऊष्मा निकलेगी, तो इन्हें ऊष्मी व्यंजन संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु जीभ से रगड़ खाकर बाहर की तरफ अगर कोई ध्वनि उत्पन्न करती है उसे संघर्षी या ऊष्मी व्यंजन के नाम से जानते हैं, जैसे सा, सा, हा, ठीक। अगला आता है उत्सृप्त व्यंजन।
उत्सृप्त व्यंजन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उन्हें उत्सृप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो 2 होती है, ये रही आपके सामने डा डा। अब बात करें तो इसमें एक थोड़ी सी बात याद रखना है आपको, इन दोनों ध्वनियों को किसी भी शब्द की शुरुआत में नहीं लगा जाता, या तो बीच में लिखाएगा या फिर लास्ट में, लेकिन कभी भी इन दोनों ध्वनियों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अगला व्यंजन आता है संयुक्त व्यंजन। इसकी परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। अपन ने संयुक्त स्वर देखे तो उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन है, मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब जोड़ने की बात करें तो 2 असमान व्यंजन वर्णों से बनने वाले नए वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये रहे आपके सामने छ त्र ज्ञ श्रा, आपके सामने है, आप देख लेना कौन से मिलकर क्या बना है। ठीक, अगला व्यंजन आता है अनुनासिक व्यंजन। इसकी परिभाषा देखें, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में नाक और मुख दोनों ही मदद करते हैं उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे इस चंद्र बिंदु आपके सामने है। अब इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वहाँ पे वो 4 शब्द दे देगा, ठीक, एक लिख देगा मान लो कान, एक मान और एक आंख। अब कहेगा इनमें से अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, तो आप अलग समझ में, चंद्र बिंदु किस पे लगी है उस पर लगाना है। आई बात समझ में। अब अगला टाइटल आता है अपना प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण को देखें पहले, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो अल्प का मतलब क्या होता है, छोटा। कुल मिला के जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने की वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आएंगे वो अपन को देखना है, तो दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसको थोड़ी सी ट्रिक लगाना है और देख लेना है। अल्फ लिखा है, अनार का पहले नंबर पे आ रहा है तो मतलब पहला, और जो ला है वो 3 के समान दिखाई दे रहा है तो मतलब 3, और जो पा है वो पंचम अक्षर पर 5 के समान दिखाई दे रहा है। कुल मिला के इसके अंतर्गत बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आएगा। ठीक, इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, मतलब या, रा, ला, बा भी आते हैं। आई बात समझ में इतनी। अब महाप्राण की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आएगा। क्यों, पहला, तीसरा, 5 वहां आ गया था, अब कौन सा बचा, दूसरा और चौथा, तो वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ इसमें संघर्षी व्यंजन भी आते हैं, मतलब सा, सा, हा। आई बात समझ में। अब अगला टाइटल आता है आपके पास घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। सघोष को घोष भी कह सकते हैं। अब अघोष की बात करें, अघोष मतलब अघोष मतलब आ का मतलब क्या होता है, कोई चीज आगे आ जाए तो मतलब नहीं, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता उन्हें अघोष के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें अंतस्थ व्यंजन आएंगे कि उसी व्यंजन, ये आपको याद रखना है। तो वहां पर देखा था अपन ने कि पहले भी आ रहे थे अंतस्थ के साथ, तो जो चीज एक बार किसी की हो जाए वो दूसरे की हो सकती है क्या, आंसर है नहीं। इतनी बात तो आपको पता है। तो अंतस्थ उसमें चले गए थे तो इसमें नहीं आएंगे, पहले इसमें आएंगे ऊष्मीय। लेकिन यहाँ में थोड़ी सी दुविधा है कि ऊष्मीय पूरे नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ सा 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 आएगा, हा वहां पर जाएगा, बताते कहां पर। ठीक, अगला जो टाइटल आता है सघोष, मतलब इसकी परिभाषा देखें हम तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष के नाम से जानते हैं। अब इसके साथ कौन कौन सा वर्ग का प्रत्येक अक्षर आएगा, वहां पर पहला, दूसरा आ गया तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, 5वां आ गया तो पता है आपको। अब यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन आएंगे, इसमें हा भी आ जाएगा, मतलब या, रा, ला, बा, हा भी इसी के साथ आएगा। ठीक, इनमें समझ में आया, डिफरेंस समझ लेना, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। अब अगला टाइटल आता है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहां पर बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन 8 प्रकार से किया गया है। यहां पर इसकी परिभाषा तो कम पूछी जाती है, परिभाषा आपको याद रखने की जरूरत ना तो है ना मैं बताने वाला हूं, अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से, लेकिन यहां पर नहीं रखने की जरूरत।
यहाँ पर बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, वत्स, काकल, ये होते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो पूछ देगा कि टा मतलब टा टमाटर का किसके अंतर्गत आएगा, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो कंठ की बात करें तो कंठ आपके मतलब एक स्लाइड आपके जो सामने देख रहे हैं इसमें मैंने लिख दिए हैं कि कंठ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तालव्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ठीक, मूर्धन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, दंत के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ओष्ठ के अंतर्गत क्या क्या आएगा, दंतोष्ठ के अंतर्गत क्या आएगा, वत्स के अंतर्गत क्या आएगा और काकल के अंतर्गत क्या आएगा। स्लाइड मैंने पूरे अक्षर लिख दिए हैं जो जो आते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो एक ट्रिक बना सकते हो 5 के ऊपर से कता मुदेव करके, तो 5 तो यहाँ पर काम बन जाएगा। अगला बचा आपके पास दंतोष्ठ जिसमें बा आता है, और अगला बचा वत्स, ऐसा रख लेना, बस मतलब बहुत ही सरल है, तो सा रा ला इसके अंतर्गत आ जाएंगे। काकल में बचा हा, ये आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, इस स्लाइड आपको याद रखना है, टेबल याद रखना है, बना लेना, लिखना है, जैसे भी आप याद रखो लेकर रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वो पूछ लेगा सासलजम किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कौन सा लगाना, तालव्य के अंतर्गत। ठीक, अब यहां से बात करें तो अपना व्यंजन का टाइटल लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अमराहा की कहानी बची है ओनली। अमहा की कहानी ऐसी बची है कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आयोग बाह्य के अंतर्गत। मतलब वे ध्वनियाँ जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, अपितु ये स्वर भी है और व्यंजन भी, मतलब ना तो स्वर है ना व्यंजन भी, और देखें तो व्यंजन भी और स्वर भी हैं। ठीक, ये आयोग बाह्य की परिभाषा है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके अमर आहा। ठीक, अब बात करें तो वर्णमाला का टाइटल अपना कंप्लीट हुआ। अगला जो टाइटल बचा है अपना वो बचा वर्ण विच्छेद वाला, वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।